एक बॉल है मास m की, v वेलोसिटी से मूव कर रही है एक बॉल की तरफ, इस बॉल से नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ पे इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। जिस वेलोसिटी से इंसिडेंट करती है उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट होती है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि मोमेंटम में क्या चेंज हुआ ये निकालना है। चेंज इन मोमेंटम निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन में क्या आया, बताओ जल्दी। mv है और इनिशियल भी mv है, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो फाइनल मोमेंटम भाव नेगेटिव है, तो फाइनल मोमेंटम भाव माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों ही माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए तो -2 mv, तो -2 mv आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं टॉपिक, नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, देखो क्या रिलेशन है इनके बीच में, और इसी के बेस पे फिर न्यूमेरिकल आएंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता ही है, जैसे हमने अभी लिखा है mv होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है mv, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको k से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। इसी फॉर्मूले को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ठीक है। ये m ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ऊपर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या बच गया 2m, नीचे बच गया 2m, ठीक है। इस mv की जगह हम p पुट कर सकते हैं, इस mv की जगह p, और mv स्क्वायर है m स्क्वायर है v स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे p स्क्वायर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया p स्क्वायर, नीचे 2m है, ये k के इक्वल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये रिलेशन है k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो बन गया 2km, और इसको इधर लेके जाएंगे तो p स्क्वायर के इक्वल बन गया है, ये p स्क्वायर के इक्वल, और p का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट, p का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन है और दूसरा ये है, दोनों सेम ही है, बस एक को इधर लिख दिया एक को इधर लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी की कॉलम देखोगे तो ये आएगा और मोमेंटम की कॉलम देखोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इन पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 10%, ऐसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 10%, देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये निकालना है। काइनेटिक एनर्जी अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या है ये निकालना है। तो देखो हम इस तरह से निकालेंगे, पहले जो इसने गिवन क्या रखा वो लिख लेंगे, क्या गिवन दे रखा है, तो गिवन ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 10%। काइनेटिक एनर्जी तो k से डिनोट करते हैं, और ये इंक्रीज होने की बात करें, इंक्रीज होगी तो प्लस कर देंगे और डिक्रीज हो तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज की कह रहा है तो प्लस कर देंगे। चलो देखो फिर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 10% तो 10%, और अकेला 10% नहीं लिखना, 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो ये नई काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसको हम k डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, k डैश। तो गिवन क्या था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 10%, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज गए तो माइनस कर दो, तो इंक्रीज हो रही है 10%, तो 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू, साथ में k भी लिखेंगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये k, इसका परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, और ये k, इससे कट जाएगा 0 से 0, तो k बाई 10 बच गया, k कॉमन ले लो, और k अगर कॉमन ले लोगे ना और इसको सोल्व करोगे तो 11 बाई 10 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 11 बाई 10,
तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद इतनी आ गई, है ना। ठीक है, निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो ये निकालना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अगर परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में निकालना ना तो इस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना तो डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100। अगर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो डेल्टा के बाई के इंटू में 100, इस तरह से निकालते हैं। चलो इस तरह से निकालते हैं तो देखते हैं फिर। ये चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा का मतलब चेंज का सिंबल होता है ये, और चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे इनिशियल होता है, नीचे इनिशियल होता है। ठीक है, तो ये था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। ये चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे इनिशियल इंटू में 100। ठीक है, अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, वो वैल्यू पुट कर दो। तो देख लो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। मोमेंटम का वो फॉर्मूला लेना जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो, क्योंकि ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम क्या इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम का वो फॉर्मूला लेना जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो ये लगाएंगे तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हमने मोमेंटम का लेना तो ये लेंगे √2km। तो ये लिख लो फिर, यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी मोमेंटम का फॉर्मूला है √2km, लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे √2km, यहाँ पर भी √2km, नीचे भी √2km इंटू में 100, लिख दिया। ये वैल्यू पुट कर लिया हमने। ये फाइनल मोमेंटम था तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हमने के डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है ना। ये इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, ये भी इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके काट दो। देखो 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी है। यहाँ से √2m कॉमन ले लो, √2m कॉमन लेके और इस √2m से काट दो। यहाँ से √2m कॉमन लेंगे तो रूट के डैश बच गया, तो बच गया रूट के डैश। यहाँ पे √2m कॉमन लोगे तो रूट के बच गया, रूट के बच गया, नीचे भी रूट के बच गया, नीचे भी रूट के बच गया। चलो ठीक है, चलो देखते हैं अब। इंटू में 100, बस सब इनकी वैल्यू पुट कर दो। के डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये रही। के डैश की वैल्यू है 11/10, है ना। के इंटू में 11/10, तो वैल्यू पुट कर दो। तो के डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, के 11/10, इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस के की वैल्यू के ही रहने देते हैं, इस के की वैल्यू भी के ही रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से कट जाएगा फिर ये। इंटू में 100, ऐसे कर दिया। देखो रूट के इसमें भी है, यहाँ से रूट के कॉमन लेके और इससे काट दो, रूट के कॉमन लेके इससे काट दो, तो काट देते हैं फिर। रूट के कॉमन लेके काट दिया तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया रूट का 11/10, यहाँ पे बच गया रूट का 11/10, यहाँ पे -1। रूट के कॉमन लेके इससे काट दिया तो नीचे तो 1 है ही, और इंटू में बच गया 100, 100 इतना बच गया। अब देखो इसको आगे, इसको इसका रूट सोल्व करके, इसका रूट सोल्व करेंगे, तो रूट सोल्व करेंगे तो 1 कुछ आएगा, क्योंकि 11 को 10 से डिवाइड करोगे ना तो 1.01 आएगा, और उसी का रूट लेंगे तो 1 कुछ आएगा, उसमें से सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट करके जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से सोल्व करना है। बस अभी इसका रूट लेके -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देख लो, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है बिल्कुल। ये कह रहा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 10%, तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस होगी, इंक्रीज होगी 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज हटा दो, इतना आ गया, इसको काट लो, के कॉमन ले लो, जो बच गया उसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये आ गया। फिर कह रहा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालो। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ये है परसेंटेज का, डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू में 100। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला ये है √2km, यहाँ पर भी ये आएगा, यहाँ पे भी तीनों की जगह √2km। ये फाइनल मोमेंटम है तो एनर्जी फाइनल होगी, ये इनिशियल मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल। इसमें से √2m कॉमन लेके इससे काट दिया तो ये बच गया। के डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से रूट के कॉमन लेके इससे काट दो, जो बच गया उसको सोल्व कर लो। किसी को पूछना हो तो बताओ, इसमें से किसी को पूछना हो तो हैंड रेज कर सकता है।
नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। ये वाली तो यहाँ पे पुट कर दी हमने, ये वाली। यहाँ से रूट के लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा, √11/10 बच गया यहाँ पे। तो √11/10 बच गया। रूट के यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया। ऊपर वाला रूट के कॉमन लेके नीचे वाला दिया काट, नीचे 1 बच गया इंटू 100। इसको सोल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप अप्लाई कर दिया, एफ फोर्स से अप्लाई कर दिया, इस सरफेस पे रखा है ब्लॉक, इसका मास m है। इसको हम इधर खींचेंगे और इस सरफेस के अंदर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है तो हम इसको इधर खींचेंगे ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मूव इधर कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको फ्रिक्शन का फोर्स कहते हैं। ये स्मॉल एफ ही फ्रिक्शन का फोर्स है। किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन का फोर्स? तो फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड करता है, जैसे इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो जो भी फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लगेगा वो फ्रिक्शन का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये n। तो ये फॉर्मूला है फ्रिक्शन के फोर्स का। इसमें जो म्यू है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन अलग अलग टाइप के पड़ते हैं। इसमें एक तो नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के इक्वल। कैसे पता लगा mg के इक्वल है? क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसी लेवल पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ना ही ऊपर जा रहा और ना ही नीचे आ रहा। तो इसका मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता ना तो ये ऊपर चला जाता, नीचे वाला ज्यादा होता तो इस लेवल से नीचे आ जाता, लेकिन ये तो इसी लेवल पे चल रहा है, इसका मतलब ऊपर और नीचे फोर्स इक्वल लग रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है, mg के इक्वल। ये mg यहाँ पे पुट कर देंगे। और नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल तभी है जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक चल रहा है। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं होगी, आगे पढ़ेंगे। चलो फिर फ्रिक्शन की टाइप पढ़ते हैं। दूसरा एक ये भी है, चलो अभी बताना तुम में से। ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, ब्लॉक की शेप ऐसी है, ब्लॉक की शेप ऐसी है, इसको पकड़ के खींच रहे हैं, इसको पकड़ के खींच रहे हैं, ये वाले सरफेस कांटेक्ट में। इसी ब्लॉक को ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दिया तो ऐसे आएगा। अभी अब ये वाले सरफेस कांटेक्ट में, ये सरफेस इधर खींच रहे हैं हम, सेम ब्लॉक है। एक बार तो ऐसे खड़ा कर दिया, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दिया, इनको सेम फोर्स से खींच रहे हैं हम। तो फ्रिक्शन कौन से केस में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड में? एंडेज करो, एंडेज करके बताओ फ्रिक्शन कौन से केस में ज्यादा लगेगा। बताओ, खुशी बताओ। सर सेकंड केस में। सेकंड में? अभिजीत बताओ, अभिजीत। सर रचिता बताओ। सेकंड में सर, सेकंड में।
ठीक है, रचिता बताओ। लगेगा mg, इसका वेट नीचे की तरफ mg और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n। ये वही ब्लॉक है तो नीचे की तरफ वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन n, है ना, n। वही ब्लॉक है तो वेट तो सेम लगेगा नीचे की तरफ, है ना, वेट तो सेम लगेगा नीचे की तरफ। और वेट अगर सेम लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी सेम रहेगी। तो ब्लॉक को वर्टिकली रख लो, हॉरिजॉन्टली रख लो, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम होगी क्योंकि सेम ब्लॉक है, क्योंकि वेट तो सेम है, वही ब्लॉक है, वेट सेम है। वेट अगर सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी सेम, और नॉर्मल रिएक्शन भी सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो दोनों केस में फ्रिक्शन का फोर्स सेम है। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इस सरफेस का एरिया कितना कॉन्टेक्ट में है इस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पूछा था ये। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुमने नोटबुक में भी नोट कर रखा है, देख लेना, बेसिक भेजे थे मैंने नोट्स में। जिसने नहीं कर रखा वो आज नोट कर लेंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 3 टाइप का है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से डिनोट करते हैं, एफएस। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स को एफ के से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैक्सिमम स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको इससे डिनोट करते हैं। स्टैटिक तो इसने बोल ही दिया तो एस तो आएगा साथ में स्टैटिक, और मैक्सिमम स्टैटिक करा तो यहाँ पे मैक्स लगा दो ऊपर, मैक्सिमम। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, काइनेटिक को एफ के से, स्टैटिक को एफ एस से। 3 टाइप का फ्रिक्शन है। ये तब है जब बॉडी रेस्ट में होती है, ये तब है जब बॉडी मूव कर रही होती है, और ये भी तब है जब बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन लगता है क्या? हाँ, बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन लगता है। ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि बॉडी मूव करती है ना तब लगता है फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अभी देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक बॉडी रखी है, यहाँ पे एक बॉडी रखी है। मान लो हम इसको इधर खींचेंगे, है ना, फोर्स लगा के। और मैंने बताया था अगर ये रफ सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। तो हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, और पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है तो मान लिया हमने कि इस सरफेस के लिए फ्रिक्शन का फोर्स है वो 10 न्यूटन है, हमने ऐसे मान लिया फ्रिक्शन का फोर्स है वो 10 न्यूटन है, इतना मान लिया। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि हम पकड़ के खींचना चाहते हैं लेकिन ये तो हैवी, हमसे खींच ही नहीं रहा। और जितना हैवी है उतना नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि थोड़े फोर्स से खींचे ना तो खींचेगा नहीं। जैसे लेग स्टैंड होता है क्लास में, अगर 2 उंगली से पकड़ के खींचेंगे तो थोड़ा फोर्स लगेगा तो खींचेगा नहीं, या तो दोनों हाथों से पकड़ के खींचो या फिर और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब खींचता है। क्यों नहीं खींचता वो जिस भी सरफेस पे रखा है लेग स्टैंड, अगर उस सरफेस पे हम ऑयल गिरा दें, बिल्कुल चिकना बना दें, और लेग स्टैंड को भी नीचे से घिस के बिल्कुल स्मूथ बना दे, चिकना बना दे, है ना, उसके बाद थोड़े से फोर्स से भी खींच जाएगा वो। वेट तो उतना ही है अब भी उसका, वेट तो अब भी उतना ही है, लेकिन हमने नीचे ऑयल गिरा दिया, स्लिपी बना दी जो सरफेस थी वो, और लेग स्टैंड को भी नीचे से घिस दिया, वो भी स्मूथ बन गया, चिकना बन गया बिल्कुल। फिर आराम से थोड़े फोर्स से भी खींच जाएगा वो। ऐसा क्यों है अभी देखते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक को अगर खींचेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स 10 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन। ठीक है,
हम इधर 10 न्यूटन या उससे ज्यादा से खींचेंगे तो ये खींचेगा, हम इधर फोर्स 10 न्यूटन या उससे ज्यादा लगाएंगे तो ही खींचेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा। तो मान लिया हमने 2 न्यूटन लगाया, हमने 2 न्यूटन लगाया, तो हमने 2 न्यूटन लगाया तो पीछे 2 न्यूटन नहीं लगेगा, सॉरी पीछे 10 न्यूटन नहीं लगेगा, पीछे 2 न्यूटन ही लगेगा। हमने 2 न्यूटन लगाया तो पीछे 2 न्यूटन लगेगा, लेकिन मैक्सिमम तो 10 न्यूटन है, तो हमारे 2 न्यूटन से ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आगे की तरफ तो मूव तब कर सकता है जब 10 न्यूटन या इससे ज्यादा लगे, तो हम तो 2 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आगे की तरफ अगर हम 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो पीछे भी 2 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहती है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर हम आगे की तरफ 5 न्यूटन लगाएं, 5 न्यूटन, तो पीछे भी 5 न्यूटन लगेगा, तो पीछे भी 5 न्यूटन, जितना फोर्स आगे लगा रहे हैं उतना ही पीछे लगेगा, तो 5 न्यूटन। फिर आगे अगर 10 न्यूटन लगा दें तो पीछे 10 न्यूटन, और फिर आगे अगर 11 न्यूटन लगा दें, अगर आगे हम 11 न्यूटन लगा दें तो पीछे तो मैक्सिमम 10 ही लग सकता है, तो 11 न्यूटन लगाती है चलने लग जाएगा, क्योंकि पीछे तो फोर्स कम रह गया, तो चलने लग जाएगा। तो देखो हमने पहले 2 न्यूटन लगाया तो नहीं चला, 5 न्यूटन लगाया तो भी नहीं चला, और 9 न्यूटन लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा, और 10 न्यूटन लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो चलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये चल नहीं रहा तब भी है फ्रिक्शन। तो हम 2 न्यूटन फोर्स आगे लगाने तो 2 न्यूटन पीछे किसने लगाया? फ्रिक्शन ने ही तो लगाया, फ्रिक्शन का फोर्स ही तो लग रहा है। तो बॉडी जब रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन होता है, अपोजिट फोर्स लगता है, और जो अपोज करता है ना फोर्स, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो बॉडी रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन का फोर्स होता है, और रेस्ट में उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने ये बताया कि 2 न्यूटन लगाएंगे तो 2 न्यूटन लगेगा, लेकिन मैक्सिमम तो 10 न्यूटन है ना रेस्ट का, आगे 10 न्यूटन लगाएंगे तब तो ये रेस्ट में रहेगा। तो मैक्सिमम कितना लगा सकता है उसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, और इसकी लिमिट 10 न्यूटन है, तो इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर 11 न्यूटन या उससे ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी मूव करने लग जाएगी, और बॉडी मूव करते टाइम जो भी फ्रिक्शन लगेगा ना उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो ठीक, आगे देखो, अब इनका ग्राफ बनाएंगे, तीनों का ग्राफ बनाएंगे। चलो देखते हैं किस तरह से बनेगा ग्राफ। यहाँ पर तो स्मॉल एफ सी डिनोट करेंगे वो फ्रिक्शन का फोर्स है, और कैपिटल एफ सी डिनोट करेंगे वो अप्लाइड फोर्स है। ऐसे ही हमने यहाँ पे कर रखा है, कैपिटल एफ फोर्स, स्मॉल एफ, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स। इनका ग्राफ बनाते हैं। हमने ऐसे देखा कि स्टार्टिंग में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक